यूपीएससी सिविल सर्विस क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस करने के बाद जो टेंशन पहले होता है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है, उसके बाद पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं जब आया तो मैंने देखा वहाँ इतने सारे एस्पिरेंट्स थे और भीड़ लगी है। जिस प्रकार ओल्ड राजेंद्र नगर में आप रहते हैं, जिस कंडीशन में रह के आप प्रिपेयर करते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है कि आपको पता नहीं है आप कितने साल लग जाएंगे ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वही निराशा, फुल ऑफ सेल्फ डाउट कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो कि नॉर्मल है अगर आप सालों साल एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो मैं भी उस सबसे गुजरा हूँ। जब सिस्टम से बाहर बैठ के 4 साल बिना नौकरी किए दिन रात पढ़ रहे हैं और फिर भी आपकी एग्जाम्स क्लियर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको मन में यही लगता है कि भाई मेरे को नौकरी कहीं मिलेगी कि नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में आप फिर नहीं जा सकते क्योंकि आपके स्किल सेट्स थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, नई वर्कफोर्स आ जाती है। अगर सपने देखे हैं तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल भी कितना खूबसूरत होगा दोस्तों जब लाल बत्ती के साथ आपकी सेल्फी आएगी। दोस्तों आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं। हमारे साथ हैं पीयूष सर जो एसडीएम है दिल्ली कैंट में। दोस्तों आप सभी लोग सिविल सर्विसेज या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का लक्ष्य ये होता है कि किसी तरह से आप आईएएस, आईपीएस या फिर किसी भी प्रशासनिक सेवा में जाएं। लेकिन आपको क्या पता है कि उन सेवाओं में जाने के बाद आपकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ओवरऑल आज मैं पीयूष सर से बात करूंगा। पीयूष सर ने 2014 में सिविल सर्विस निकाला था और आज सर दिल्ली कैंट में ऐसे एसडीएम हैं। तो सर से मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बात करूंगा, उनके एकेडमिक से लेके फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूंगा और ओवरऑल जो अभी तक की एक्सपीरियंस रही है एज ए एसडीएम वो कैसी रही है। सर सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में हमारे जैसे चैनल के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। सर सबसे पहले मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 के बैच के आप हैं, ठीक है सर, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने उस टाइम की थी, तो शुरुआत में किस तरह की प्रॉब्लम आई सर सिविल सर्विसेज की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? गुड मॉर्निंग तनवीर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। साथ में जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुझे मुश्किलें आई थी प्रिपरेशन के समय और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने ये यूपीएससी सिविल सर्विस की जर्नी 2010 के जून में चालू की थी। मैं जैसे ही एमबीए से पास आउट हुआ, मैं एमबीए में ऑफिशियली ऑप्ट आउट कर लिया प्लेसमेंट से, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस करना है। एमबीए के बाद मैं आया दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं जब आया तो मैंने देखा वहाँ इतने सारे एस्पिरेंट्स थे और भीड़ लगी है और आप तो जानते ही है कि सीटें होती 1000। बिल्कुल। और इतने सारे एस्पिरेंट्स देख के हाँ मुझे अपना कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा डगमगाया वहाँ पे। फिर उसके बाद जो स्ट्रगल चालू होता है रूम ढूंढने का, कोचिंग क्लास ढूंढने के, तो उसके समय में कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार ओल्ड राजेंद्र नगर में आप रहते हैं, जिस कंडीशन में रह के आप प्रिपेयर करते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है कि आपको पता नहीं है आप कितने साल लग जाएंगे ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इनिशियली वो इश्यूज आए और उसके बाद में फिर मैंने वहाँ कोचिंग क्लास ज्वाइन की खान सर की, खान स्टडी ग्रुप। खान स्टडी ग्रुप से मैंने जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स और मेंस के लिए वहाँ से पढ़ाई की। साथ में मैंने 2 ऑप्शनल चुने थे जो कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी थे। साइकोलॉजी मैंने वाजीराम में पाठक सर के पास लगाई थी और फिलॉसफी की ट्यूशन मैंने पतंजलि धर्मेंद्र सर के पास की थी। अच्छा। उसके पास मैंने साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज लगाई थी अरुण कुमार सर के पास भी। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों से, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की होती है। बिल्कुल। तो मैंने 3rd अटेम्प्ट में जाके ये एग्जाम क्लियर किया। 3rd अटेम्प्ट में आपने सिविल सर्विस निकाला? यूपीएससी सिविल सर्विस मैंने 3rd अटेम्प्ट में निकाली। तो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वही निराशा, फुल ऑफ सेल्फ डाउट कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 साल गुजर गए थे, 1 साल प्रिपरेशन के और 1 साल वही मेंस दिया था, मेंस में हुआ नहीं था तो 2 साल हो गए थे। फिर 2nd अटेम्प्ट के लिए हौसला बांधा, मैंने खुद को तैयार किया और फिर सोचा कि चलो 2nd अटेम्प्ट देते हैं करके, क्योंकि अब एमबीए भी कर
कर चुके हैं, बिल्कुल। इंजीनियरिंग भी हो चुकी है, अब यही रास्ता है आगे में। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो वापस वही हो गया कि मैं वापस फेल हो गया सेकेंड अटेम्प्ट में भी। अच्छा। और डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो कि नॉर्मल है अगर आप सालों साल एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। तो मैं भी उस सब से गुजरा हूँ। एज सच मेरे फैमिली का मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट था, जो कि मैं ये अपने आप को लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट था फैमिली का, तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर जिसको आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग और एमबीए के बैचमेट्स बहुत अच्छा करियर वाइज कर रहे हैं और आप एक छोटे से कमरे में ओल्ड राजेंद्र नगर के अभी घर से पैसे ले रहे हैं और आप नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपकी उम्र निकलते जा रही है और आप बैठे और आपको पता नहीं एग्जाम क्लियर होगी कि नहीं होगी करके, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता था हमेशा। लेकिन भगवान की दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद से, कोचिंग क्लास के हमारे टीचरों के आशीर्वाद से और खुद के मेहनत से थर्ड अटेम्प्ट में जाके मैंने ये एग्जाम, कलेक्टिव एफर्ट्स होती है, मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, मतलब कि दोस्त वगैरह हो गए, इन सब का सपोर्ट सिस्टम होता है। तो सर एकेडमिक की अगर बात की जाए तो आपने मतलब एकेडमिक के बारे में बताइए सर। तो मैंने बीटेक किया था एनआईटी नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मैं 2008 बैच का पास आउट हूँ इंजीनियरिंग का, एनआईटी नागपुर से। वहाँ से मुझे प्लेसमेंट लगी थी एक्सेंचर में, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा सिम्बॉयसिस में एडमिशन हो गया था एमबीए के लिए। तो मैंने एमबीए फाइनेंस किया है SIBM बैंगलोर से, सिम्बॉयसिस बैंगलोर से। इंजीनियरिंग के बाद आपने एमबीए किया? यस। ओके। सो मतलब इसके पीछे क्या पर्पस था कि इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना? तो जैसे कि एमबीए, देखिए इंजीनियरिंग होता है आपको एकदम टेक्निकल एजुकेशन देना, एमबीए आपको रेडी करता है, स्मार्ट बनाता है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल और मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको करियर वाइज बहुत हेल्प करता है। तो टेक्निकल हो गया आपको आपके जो कोर नॉलेज है उसमें मदद करता है, और मैनेजमेंट आपको पीपल स्किल्स में इक्विप करता है, जो जिसका आप जो भी मैनेजमेंट में सर ने टूल्स और टेक्निक्स पढ़ी है, ऑब्वियसली करेंटली उसका जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर की एज ए SDM कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे होंगे। तो उसके बाद सर एमबीए के बाद उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने शुरू की थी या फिर पहले से कुछ प्लान था? नहीं, एमबीए के दौरान मैंने रियलाइज किया, क्योंकि देखिए हर जॉब का एक चार्म होता है, कॉर्पोरेट जॉब में भी उनका चार्म होता है, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब्स और सिविल सर्विस में जो सबसे मेजर डिफरेंस मुझे लगता है वो होता है डाइवर्सिटी ऑफ जॉब। जो एवेन्यू, जो डाइवर्सिटी आपको सिविल सर्विस में मिलती है वो मुझे नहीं लगता और कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाएगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट जॉब्स अच्छे नहीं होते है, उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कॉर्पोरेट जॉब को सिविल सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के साथ, जहाँ पे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी पोस्ट होते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हो एज एन SDM, ADM, DM, आपके पास पूरा का पूरा सब डिविजन होता है, आप उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हो, सब कुछ उस सब डिविजन में कुछ भी हो रहा है उसमें आपका से होता है। तो जो कुछ मैंने मैनेजमेंट में सीखा वो मैं कॉर्पोरेट जॉब से अच्छा सिविल सर्विस में इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता था अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तो ये जब मैंने MBA किया, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तभी मुझे समझ में आई ये बात। अच्छा। तो मतलब उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, क्योंकि एक होता है हर की जिंदगी होता है ना, मिले ना दोबारा, इसी लाइफ में आपको सब कुछ करना, जो आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सर इस दौरान मतलब आपको कब लगा कि सिविल सर्विसेज करनी चाहिए? ट्रिगर पॉइंट कहाँ था, मतलब कब आपको ऐसा महसूस हुआ? जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था SBI कैप्स करके एक इन्वेस्टमेंट बैंक है मुंबई में। मैं मुंबई में रहता था, मेरी फैमिली मुंबई में थी। 1994 से 2010 तक मैंने स्कूलिंग मुंबई में की है। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था SBI कैप्स में, तब मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और वो प्रोजेक्ट था एक 5 स्टार होटल का, जिसमें बेसिकली एक होटल कम 5 स्टार होटल कम मॉल बनना था। तो उसकी मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहा था। तो मैंने देखा कि यार इनिशियल अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जब मैंने बाकी ऑफिसेज में लोगों से बात की, उनका करियर प्रोग्रेशन के बारे में पूछा उनसे, तब मुझे पता चला कि यार जो चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, एक ही डोमेन में आप स्पेशलाइज करते जाते हो, बिटवीन डोमेन्स मूव करना मुश्किल हो जाता है। और जब मैंने थोड़ा तहकीकात करके देखा कि सिविल सर्विसेज में आपको हर 2 साल में बाय डिफॉल्ट आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो,
थ्रू आउट इंडिया आपको और बाहर भी जाने का मौका मिलता है, वेरियस कैपेसिटीज में आप कर सकते हो, डेप्यूटेशन पे जा सकते हो। जो एवेन्यूज है वो माइंड ब्लोइंग है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि आपको अपॉर्चुनिटी। सो वो ट्रिगर पॉइंट था, देन यू हैव डिसाइडेड कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज की करनी है, क्योंकि बैकग्राउंड भी आपका एकेडमी बैकग्राउंड देखा जाए काफ़ी मजबूत रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों का आपने यूज़ किया और थर्ड अटैम्प्ट में सर ने 2014 में सिविल सर्विसेज निकाली। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि सिविल सर्विसेज के बाद आप एसडीएम बने, क्या मतलब क्या रूट था, मतलब डायनिक्स के थ्रू आप आए, राइट? Exactly. सर इसके बारे में बताइए। तो 2014 में मैं दानिक्स में सिलेक्ट हुआ। 2013 सिविल सर्विस एग्जाम थी, 14 में रिजल्ट आया। 14 में जब रिजल्ट आया तो मुझे दानिक्स मिला, जो है दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस। बेसिकली एक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के समान ही है, लेकिन ये यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू ही होता है। और दानिक्स बेसिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है यूनियन टेरिटरीज के लिए। दानिक्स में आता है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। जैसे अभी सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, अभी जम्मू कश्मीर क्या उसमें है भी? नहीं, अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, ना लद्दाख ऐड हुआ अच्छा। है। और पौंडीचेरी जो है वो आती है पौंडीचेरी सिविल सर्विस के अंदर में। तो सारे यूनियन टेरिटरीज भी नहीं है, पर मेनली दानिक्स दिल्ली बेस्ड सिविल सर्विस है। आपको हार्ड एरिया पोस्टिंग के लिए या तो लक्षद्वीप या तो अंडमान निकोबार 2 साल के लिए जाना पड़ता है, और उसके बाद सॉफ्ट एरिया पोस्टिंग आपकी होती है दमन दीव, दादरा नगर हवेली में, जहाँ पे आपको 3 साल काटने के बाद वापस दिल्ली आना पड़ता है। Okay. तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हार्ड एरिया थी फॉर 2.5 years अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। वहाँ पे मैं एसडीएम मिडिल अंडमान था, और उसके बाद फिर डिप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी था पोर्ट ब्लेयर में। तो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा अंडमान निकोबार में। और पिछले 2.5 years से मैं एसडीएम दिल्ली कैंट टू दिल्ली में। ओके सर, अब आप अपने प्रोफाइल की बात बताइए। एज ए एसडीएम क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पास, और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, एंड हाउ यू टैकल ऑल दिस थिंग्स? तो मैं आपके माध्यम से सारे एस्पिरेंट्स को और जो भी देख रहे हो उन्हें ये बताना चाहूँगा कि बहुत जनों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस करने के बाद लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। ये बहुत बड़ी वो है कंफ्यूजन लोगों में कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस करने के बाद जो टेंशन पहले होता है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है, उसके बाद पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि सिविल सर्विस क्लियर करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 10 से 20 फोल्ड ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक आप पब्लिक सर्वेंट हो, लोगों की आशाएं आप पे, लोगों के लिए आपको काम करना है, और बहुत चैलेंजिंग जॉब रोल्स होते हैं। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरी पहली पोस्टिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुई थी। मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुत जनों को ये भी नहीं पता कि अंडमान एंड निकोबार भारत का पार्ट है। उनको लगता है कभी कभी कि पासपोर्ट लेके वहाँ जाना पड़ता है करके। तो अंडमान निकोबार भारत के जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां से कम 1200 किलोमीटर दूर एक टापू है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जनों ने, जिसे हम काला पानी कहते थे, पर बहुत सुंदर जगह है ये। लोग वहां पे चैलेंजेस एकदम ही यूनिक होते हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ एसडीएम पोस्टेड था मिडिल अंडमान में, वहाँ पे नेटवर्क इशू थे तभी, कनेक्टिविटी इशू हो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे या तो हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं या तो रोड से 7 घंटे लगते हैं। बरसात के समय में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं, बोट्स नहीं जा पाती है, थोड़ा एक्सेसिबिलिटी इशू हो जाता है। तो आपको बहुत दूर दूर टेरिटरीज में आपको सर्व करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत लोगों को लोनलीनेस आ जाता है। तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। जॉब्स इजी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, एडवेंचरस है। जो एकदम पब्लिक सर्विस के भावना से ज्वाइन करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सर्व करना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीइंग एन एसडीएम। दूसरी चीज हो जाती है आपकी पब्लिक डीलिंग। बीइंग एन एसडीएम आपको दिन रात पब्लिक से डील करना पड़ता है, और एक तरीके पब्लिक नहीं होते हैं, तरह तरह की पर्सनालिटी से आप दिन भर में मिलते हो। गरीब से गरीब लेके अमीर से अमीर लोगों के उनकी दुविधाएं अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम सिविल नेचर की होती है, क्रिमिनल नेचर की होती है। 176 में बहुत बार आपको सुसाइड केसेस हैंडल करने जाना पड़ता है, जब बिलो 7 years ऑफ मैरिज में लेडी सुसाइड कर लेती है। तो आपको बहुत सारे मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, बट चैलेंजिंग जॉब प्रोफाइल है, रिस्पॉन्सिबल जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि आपको टाइमली डिलीवर करना पड़ता है चीज़ों पे, आपको जजमेंट सुनाने पड़ते हैं, आपको टाइम बाउंड मैनर में। और अगर जब बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं तो ये बहुत बार इशू हो जाता है कि आप टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर पाते, जिसके कारण लोग सफ़र करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत रेडी रहना पड़ता है बीइंग एन एसडीएम। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी बीइंग एन एसडीएम, जब मैं दिल्ली
दिल्ली में आया, मैंने इलेक्शन करवाए थे 2019 के। मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। बाय डिफॉल्ट सारे एसडीएम्स रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन में। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब होता है होल एंड सोल ऑफ द होल इलेक्शन प्रोसेस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। रिटर्निंग ऑफिसर को ही सब करवाना पड़ता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक मैंने काम किया है एज एन एसडीएम। मैंने 2020 के जो एमएलए इलेक्शंस थे दिल्ली के, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 38 दिल्ली कैंट के चुनाव मैंने करवाए थे। उसके बाद जो दंगे फसाद हुए थे दिल्ली में, तभी एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी पोस्ट हुए थे एसडीएम्स वहाँ पे। उसके बाद फिर कोविड आया तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो एसडीएम्स होते हैं वो सब इंसिडेंट कमांडर होते हैं। तो इंसिडेंट कमांडर का मतलब क्या है? इंसिडेंट कमांडर का मतलब होता है कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हो, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिकवरी वेलफेयर वर्क जो भी होता है डिजास्टर में, वो आप ही के थ्रू होता है और आप रिस्पॉन्सिबल होते हो आपके सब डिवीजन में करवाने के। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग मैंने जॉब पिछले, आपने पता ही है कोविड जब से है तब से मैं कर रहा हूँ। और बाकी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हो जाती है। आपके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होते हैं, 133 के पब्लिक न्यूसेंस वाले पावर्स होते हैं कि अगर कोई इशू कर रहा है तो रिकवरी के पावर्स होते हैं, पोल्यूशन के पावर्स होते हैं। दिल्ली में आपको पता है कि पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है एक तो उसमें हमें इंडस्ट्रियल एरिया जो मेरे पास है वहाँ पे मुझे नज़र रखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं जो एक एसडीएम को करने पड़ते हैं और बहुत चैलेंजिंग रोल। जब सिस्टम से बाहर बैठ के 4 साल बिना नौकरी किए दिन रात पढ़ रहे हैं और फिर भी आपकी एग्जाम्स क्लियर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको मन में यही लगता है कि भाई मेरे को नौकरी कहीं मिलेगी कि नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में आप फिर नहीं जा सकते क्योंकि आपके स्किल सेट्स थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, नई वर्कफोर्स आ जाती है और बहुत जन को ये इश्यूज हो जाते हैं। मुझे भी सेम था पर थैंकफुली मैं थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, लेकिन बहुत सारे जन नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं उन्हें हमेशा यही सलाह देता हूँ कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में बाकी भी एग्जाम जरूर दीजिए। जैसे एसएससी की एग्जाम हो गई, बहुत अच्छी एग्जाम है एसएससी की, आरबीआई की एग्जाम हो गई है, बैंक पीओज हो गए हैं, सीएपीएफ हो गया है और एक अटेम्प्ट ऐसा आता है जिसमें आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर। फॉरेस्ट सर्विसेज यूपीएससी का ही पार्ट हो गया है अभी। फॉरेस्ट सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने मेहनत की है, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, आपने बराबर आपका रहा है पढ़ने का तरीका, तो यूपीएससी नहीं तो बाकी कोई ना कोई एग्जाम हो जाती है क्योंकि यूपीएससी बहुत हद तक लक बेस्ड एग्जाम होती है। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि बोलना आसान है ज़्यादा, पर यही है कि ज़्यादा इमोशनली अटैच मत होइए इस एग्जाम से। बहुत जनों को ऐसा लगता है कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हुई है तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मैं सोसाइटी में मेरी कहीं स्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये ख्याल निकाल दीजिए। ये ख्याल आना बहुत नॉर्मल है जब आप प्रिपरेशन करते हैं। मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट से मिला है जो बोलते हैं कि जब तक मैं यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर नहीं करूंगा मैं अपने माँ बाप को मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। पर ये सब मेरे को लगता है आप लोग ने नहीं करना चाहिए। दोस्तों इतनी सारी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, शुरू से अंत तक सर की आपने पूरी कहानी सुनी। मतलब स्ट्रगल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है, लेकिन ये नर्वस नहीं हुए, हताश नहीं हुए, कंसिस्टेंट रहे ये अपने पोजीशन पे और रिजल्ट आपके सामने है। फाइनली सर आज एसडीएम है दिल्ली कैंट में और अपनी सेवाएं, बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। पीयूष सर ऑलरेडी स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने अपना पास्ट भी बताया किस तरह राजेंद्र नगर में स्ट्रगल की और एक रूम में रह के पढ़ाई करते थे। तो आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है, आपके जो हालात हैं, सो ही जस्ट ट्राइंग टू पुट हिज लेग इन योर शूज़ और इसीलिए सर कुछ अपने लेवल पे भी करते रहते हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है, जैसे यूपीएससी कोर्स हैंडबुक की टू सक्सेस मेंस आईएएस मेंस एंड इंटरव्यू। सर की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इस इंटरव्यूज़ को लेने से पहले मैंने कुछ देर इसको पढ़ा है और सर के कुछ नॉवेल्स काइंड ऑफ थिंग्स भी हैं जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं काफ़ी सपोर्ट करेगा। और ये अभी हमारे पास 2 ही बुक है, लेकिन इसके अलावा भी सर ने 5-6 बुक्स और लिखी है जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। और अगर आप ये बुक्स चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएगा। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा ये बुक। सर ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है? सारी बुक्स मेरी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप जस्ट जाइए अमेज़ॉन पे और मेरा नाम टाइप कीजिएगा पीयूष रोहनकर, आपको मेरी सारी ये बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक
आपको रेफ़र करना चाहिए। एक बार आप इसको ज़रूर देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सर से मैं 1-2 कॉपी ले जाऊंगा और जो हमारे नियरेस्ट एस्पिरेंट हैं उनको मैं देने की कोशिश करूंगा, और आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच गिविंग योर अवेलेबल टाइम, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे मिलूं, और स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें एज ए कंटेंट हम लोग दिया करते हैं, लेकिन एक लाइव एक्सपीरियंस जो होती है कि आफ्टर योर सिलेक्शन किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, तो ओवरऑल आपने बहुत अच्छी तरह से बताया सर। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तनवीर, बहुत अच्छा काम कर रहा हो। एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स को जॉब प्रोफाइल पता ही नहीं होती है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से आप और ऑफिसर से मिलिए, स्टूडेंट्स को अवगत कराइए कि प्रिपरेशन से पहले उनका जो माइंडसेट होता है करेक्ट जॉब के बारे में, और उसके बाद में क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, वो आप उनको बताइएगा तो उनको जो सर्विस सिलेक्ट करना है उसमें आसानी होगी। तो आप बाकी जो जितने भी सर्विसेज है उनके भी ऑफिसर से मिले और उनको उनका वर्क प्रोफाइल बताइए, तो उनको सर्विस सिलेक्शन में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने शेयर किया, और वी विल वर्क डेफिनेटली वी वर्क ऑन दोज एरिया ऑल्सो, क्योंकि हम चैनल नहीं, एक ऐसा माध्यम है आप सभी के लिए जिसके ज़रिए हम सभी लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आप सभी को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये सब। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।